नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, राष्ट्र की भाषा चैनल पर। तो आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 5 से पाठ 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है राख की रस्सी। तो चलिए पढ़ते हैं राख की रस्सी। इस पाठ में हमें तिब्बत के बारे में बताया गया है। ये जो पाठ है बच्चों, तिब्बत की जलवायु, तिब्बत की एक लोक कथा है। लोक कथा का मतलब होता है जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो कथा आगे बढ़ते जाना। जैसे मैंने मेरी कोई कहानी मेरे बच्चों को सुनाई हो, फिर वो अपने बच्चों को इस तरह से इसे लोक कथा कहते हैं। तो तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है बच्चों। क्यों कहा जाता है? यहाँ देखिए, तिब्बत जो है बहुत ही ऊंचे स्थान पे है। भारत और उससे ऊपर नेपाल और उसके ऊपर तिब्बत। तो जब आप मानचित्र में देखेंगे, इन नक्शे में देखेंगे, तो यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी तिब्बत के बारे में। तिब्बत दुनिया के सबसे ऊंचे पठार पर स्थित है, इसीलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। यहाँ के पहाड़ कई रंगों के हैं। यहाँ लगभग 1500 झीलें हैं। यह एक ठंडा स्थान है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहासा है। दलाई लामा यहाँ के धर्म गुरु हैं। तो ये आप चित्रों में देख सकते हैं। वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनका पहनावा इस तरीके का होता है। वहाँ की जो पोशाकें होती हैं, जो पहनने का तरीका, परिधान होते हैं, वो ऐसे रंग बिरंगे होते हैं। और वहाँ के जो मंदिर हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर है तिब्बत। ये तिब्बत के 32वें राजा हैं, सोनगब गाम्पो। तो ये एक सच्ची लोक कथा है। तो सोनगब गाम्पो जी का जिक्र इस कहानी में किया गया है। तो ये उनका चित्र है। यहाँ पे कुछ और चित्र दिए गए हैं, देखिए। राख, रस्सी, भेड़, जौ। अगर हम किसी चीज को जलाते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? जलाने के बाद हमें क्या मिलता है? राख यानी ऐश। और रस्सी, जिसे आप रोप कहते हैं। तो अगर हम रस्सी को भी जलाएंगे या लकड़ी को जलाएंगे तो हमें ऐसे राख मिलेगी। और यह है एक अनाज यानी जौ। जैसा गेहूं होता है उसी की तरह ही होता है इसका भी। हम सत्तू या फिर गेहूं आटा बनाकर रोटी बनाकर खाते हैं। ये भेड़, जिनके बाल उतार कर हम गरम कपड़े बनाते हैं, वूलन क्लॉथ्स। तो राख, रस्सी, जौ, भेड़, इन सब चीजों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। अब देखते हैं इस कहानी के कुछ पात्र। सोंगब गाम्पो, लोनपोगार मंत्री, लोनपोगार का बेटा और एक लड़की। तो इस कहानी में सोगमसेन गाम्पो जो है राजा है, लोनपोगार उनके मंत्री हैं, और लोनपोगार का एक बेटा है और एक लड़की है। तो पात्रों के नाम यहाँ पर लड़की और लड़का कह के संबोधित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं।
तो ये कहानी लोनपोगार जो सौगव सेन गाम्पो जी हैं उनके मंत्री के ऊपर है ये कहानी। और ये तिब्बत की एक लोक कथा है। तो चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जो लोनपोगार थे वो तिब्बत के 32वें राजा सौगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। 32वें का मतलब होता है बच्चों 32। और हाजिर जवाबी यहाँ पे एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है किसी बात का उत्तर तुरंत सोच लेना या तुरंत दे देना। जैसे बीरबल भी हाजिर जवाबी के लिए ही मशहूर थे। चैन से जिंदगी दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। तो लोनपोगार जी की जिंदगी चैन से आराम से चल रही थी, लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उन्हें चिंता होने लगी। क्यों चिंता होने लगी? तो चिंता का जो कारण था वो उनका बेटा था, क्योंकि वो बहुत भोला था। देखिए बहुत इनोसेंट। अब कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, तो वैसा ही उनका बेटा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। तो होशियारी का मतलब होता है बुद्धिमानी या चालाकी। तो होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोनपोगार जो थे यही सोचने लगे कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत हाजिर जवाब हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है। अगर मैं मर गया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। तो यही सोचकर वो बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और 100 भेड़े, भेड़े मतलब शीप, ये देखिए यहाँ पे भेड़, अगर एक है तो भेड़, बहुत सारी है तो भेड़े यानी प्लूरल, अगर एक है तो सिंगुलर। 100 मीन्स 100। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? 100 भेड़े देते हुए कहा इन्हें लेकर के आप जाओ, लेकिन इसको ना मारोगे आप और ना ही इसे बेचोगे। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। उसने कहा कि लोनपोगार ने क्या कहा कि आप जब वापस आओगे तो आपके साथ भेड़ों के साथ साथ क्या होना चाहिए? 100 जौ के बोरे। ये देखिए चित्र में यहाँ जौ दिखा रखा है मैंने। तो जौ का मतलब होता है बार्ली, इंग्लिश में आप बार्ली बोलते हो, हिंदी में जौ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा 100 जौ के बोरे लेकर के आना। ये देखिए बोरे ऐसे सैग होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, जूट सैग। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा? 100 जौ बोरे के लेके आना, नहीं तो मैं आपको घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना करने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना या चले जाना। ठीक है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब वो शहर तो पहुंच गया बच्चों। तो वहां पहुंचने के बाद उसने सोचा मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, मैं जौ कैसे खरीदूंगा, 100 बोरे वो भी। तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। उसने सोचा और फिर वो एक सड़क के किनारे
बैठ गया और सोचने लगा, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसको कोई भी उपाय कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वह बहुत दुखी था। वो बहुत सैड होके, दुखी होके एक किनारे पे, सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तो जब वो बैठा हुआ था तो एक लड़की आई और उसके सामने खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो देखिए, ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था। तो उसने जो भी उसके पिताजी ने, लोनपोगार ने कहा था, वो सब कुछ उसने उस लड़की को बता दिया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो उस लड़की ने क्या कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उसने कहा, आप दुखी मत हो, मैं इस समस्या का हल आपको बताती हूँ। उस लड़की ने कहा। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के तो लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो लड़की ने क्या उपाय बताया? जो भेड़ थी, ये जो शीप होती हैं, इसके जो बाल हैं बच्चों, ये देखिए, इसके बाल उतारे इसने और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो इससे जितने पैसे मिले उससे उसने क्या किया, 100 बोरे, जो जौ के बोरे खरीदने थे, वो खरीद करके फिर से उसे वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि इसके पिताजी बहुत खुश होंगे। तो क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो पूरा करके वापस आया ना, इसलिए उसको लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। तो लोनपोगार जी ने उसकी जो आप बीती का मतलब है जो किसी के ऊपर घटित होना, किसी और कोई बताए। तो उस लोनपोगार ने वो तो सुना ही नहीं, ठीक है, और वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। तो उन्होंने सुना भी नहीं और वहां से वो चले गए। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे यानी सेकेंड डे, उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या कहा उन्होंने कि पिछली बार जो आपने भेड़ के जिसके जो बाल उतारे थे, वो उतारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। फिर से उसने उन्हीं भेड़ों को दिया, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर के ही लौटना। फिर से उसने वही शर्त रखी, फिर से कहा कि जब आप वापस आओगे तो फिर से 100 जौ के बोरे लेकर के आना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब बेटा जो था उनका, वो फिर से शहर चला गया। तो जहां वो पहली बार बच्चों बैठा था, वहीं पर फिर से जाकर बैठ गया। निराश का मतलब होता है दुखी होकर, ठीक है। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। तो उसको अंदर से ही विश्वास था मन में कि वो लड़की जो है, यकीन मतलब भरोसा था अपने आप पे कि वो लड़की जरूर आएगी और उसकी मदद करेगी। तो और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और ऐसा ही हुआ। वह लड़की आई, फिर से वो लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर से दोबारा उसने क्या कहा, जो उसकी परेशानी थी, जो मुश्किल थी, वो उसने फिर से उस लड़की को सुना दी, यानी बता दिया। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के
मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो वो लड़का कहता है कि अगर अब मैं बिना 100 बोरों के अगर मैं घर गया तो इस बार मुझे मेरे पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोच कर बोली। लड़की ने फिर से कुछ सोचा और बोली, एक तरीका है, मतलब एक उपाय है। तरीका मतलब कोई उपाय। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। तो अगली बार अब लड़की ने क्या किया, दूसरी बार, ये जो देखिए भेड़ है ना, इसके सींग इसने काट लिए। तो 100 भेड़ें थी तो 100 भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बाद बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। तो जब 100 भेड़ों के जो सींग काट लिए उसको बेच करके जो पैसे मिले उससे फिर से 100 बोरे जौ के खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर से उसने क्या कहा, वही किया। 100 बोरे खरीद करके उस लड़के को दे दिए और उसको घर की ओर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था, क्योंकि वो फिर से 100 जौ के बोरे लेकर के आया था, तो इस बार और खुश था। उसने विजयी भाव से, विजयी भाव मतलब जैसे कोई जीत लिया हो, जो कोई गेम अगर हम खेल जो है जीत लेते हैं तो हमारा मन क्या करता है, बहुत खुश होता है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं ना। तो ऐसे ही वो लड़का जो था विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने सारी जो भी कहानी जो कुछ हुआ था वो सब किसको सुना दिया, अपने पिताजी को यानी लोनपोगार को बता दिया। यह सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। तो लोनपोगार ने बेटे से कहा कि जाओ उस लड़की से कहो कि हमें क्या चाहिए, 9 हाथ। 9 हाथ का मतलब है बच्चों 9 हैंड्स लंबी राख की रस्सी। अब राख की रस्सी मतलब ऐश राख की रोप चाहिए थी, अब बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। तो जो लड़का था वो गया फिर से उसी लड़की के पास और जो उसके पिताजी ने कहा था वही जाकर उसने वहां पे दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। अच्छा, लड़की ने सुना और फिर उसने क्या करा, एक शर्त रखी। मैं रस्सी बना तो दूंगी, उसने क्या कहा, मैं रस्सी बना दूंगी, राख की रस्सी, मैं 9 हाथ लंबी रस्सी बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को कहो वह गले में पहननी होगी। उसने क्या शर्त रखी, मैं रस्सी बनाकर ले आऊंगी लेकिन आपके पिताजी को इसे गले में पहनना होगा। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। तो लड़का जब आकर के पिताजी से कहा उसने, तो लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, असंभव का मतलब है जो काम हो ही ना सके। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती है, तो इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली, मतलब मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। तो नेक्स्ट डे, अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे, लड़की जो थी उसने क्या करी, 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। उसने रस्सी ली और फिर क्या किया, उसने उसे पत्थर के सिल पे रखा। अब आप सोचेंगे पत्थर क्या होता है बच्चों, पहले के समय में पत्थर होते थे जिसपे हम आ, चटनी वगैरह बनाते थे, बड़े बड़े सिल होते थे। तो उसको उन्होंने जो है, उस लड़की ने उसके ऊपर रखा और उस रस्सी को जला दिया। देखिए यहाँ पे उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई।
जो रस्सी थी वो जल गई, क्योंकि अगर हम किसी चीज पे, पत्थर पे अगर उसके ऊपर कोई चीज जलाते हैं बच्चों, तो उसका क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो मगर रस्सी जो है अब के आकार की राख बच गई, तो रस्सी तो जल गई लेकिन उसकी शेप जो थी वो उसी तरह उस पर रह गई। तो रस्सी समेत लोन पोगार के पास ले गई। अब उसने क्या किया, उस पत्थर के साथ ही, उस सिल के साथ ही, सिल ऐसे बड़े बड़े क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, उस पत्थर के साथ ही वो लोन पोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। उसने क्या कहा कि लो, मैं राख की 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर के आ गई हूँ, अब आप इसे पहन लीजिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित मतलब शॉक हो जाना, आश्चर्य में रह जाना, तो रह गए। वे जानते थे कि उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी, क्योंकि राख की रस्सी थी ना बच्चों। वो उन्होंने उसने क्या किया था, पत्थर के ऊपर जो ऐश थी, जो राख थी, उसको रख दिया था, क्योंकि अब पत्थर को तो कोई गले में नहीं पहन सकता ना, तो बहुत ही, पत्थर को ही उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा ही लोन पोगार सोचने लगा, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो उसने लोन पोगार जो थे, उस लड़की की जो चालाकी थी, समझदारी या होशियारी, सब के सब देख करके वो बहुत चकित हो गए और सोचने लगे कि ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक है। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए, तो बिना टाइम वेस्ट करे, वक्त मतलब समय, बिना समय गवाए लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। उसने क्या किया, जो उसका बेटा था उसकी शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रख दिया। शादी से उन दो धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, तो लड़की मान गई, तो दोनों की शादी जो थी धूमधाम से हो गई। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी में होशियारी और चालाकी से कैसे उस लड़की ने सारी परेशानियों से बाहर निकल करके उस लड़के को परेशानियों से बाहर निकाल लिया। तो चलिए आइए देखते हैं इन चित्रों के माध्यम से जल्दी से पाठ का सारांश। तो पाठ था हमारा राख की रस्सी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लोन पोगार का बेटा, और बेटा शहर जाता है, किस तरीके से वो परेशान होकर के बैठता है। फिर उसके बाद उसके पिताजी क्या कहते हैं, उसको 100 जौ के बोरे लाने के लिए कहते हैं, है ना। तो वो क्या करती है, उसके भेड़ों के बाल काट देती है एक बार, और दूसरी बार उसके सींग काट देती है। तो जो भी पैसे मिलते हैं उससे जौ लेकर के आ जाता है। और जब लोन पोगार को पता चलता है कि ये एक लड़की की मदद से कर रहा है, तो वो उससे मिलना चाहता है और उसके सामने भी शर्त रखता है कि उसे 9 हाथ राख की रस्सी चाहिए। ठीक है, तो वो लड़की भी बहुत चालाक होती है। देखिए पत्थर पे इस तरीके से रस्सी बना करके राख की रस्सी वो लेकर के आ जाती है। अब उसे देख करके लोन पोगार क्या हो जाता है, चकित हो जाता है, बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वो समझ जाता है कि मेरे लड़के के लिए यही लड़की सही है, यही इसका ध्यान रख सकती है। तो फिर इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। तो ये है हमारे पाठ का सारांश। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। चालाकी यानी होशियारी, हाजिर जवाबी यानी तुरंत उत्तर देना, यकीन, विश्वास यानी ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, मदद, सहायता, किसी की हेल्प करना, मुश्किल, कठिन, संदेश, समाचार, मशहूर, विख्यात, समस्या, परेशानी। तो ये आपके पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ लिखे हैं मैंने, तो आप भी लिखिएगा यहाँ से। चलिए अब
चलिए थोड़ी सी दिमाग की कसरत कर लेते हैं। ये है मात्राओं का जाल। यहाँ पे आप कुछ मात्राएं, शब्द जो है कुछ मात्राएं लगा करके कुछ शब्द बनाने हमें। अब यहाँ देखिए पाठ में सही मात्रा लगाकर पाठ में आए शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे र आधा स रस तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो अगर हम इसमें मात्रा लगा देंगे ई की तो क्या बन जाएगा, रस्सी। ऐसे देखिए हो डैश श य री। तो यहाँ पे अगर मैंने मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, होशियारी। अभी यहाँ पे देखिए तब्बत। तो तब्बत तो कुछ नहीं होता है, तो ये जो लोक कथा है कहाँ की है, तिब्बत की। तो यहाँ पे मैंने ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, तिब्बत। अब ये पाठ, र में आ की मात्रा लगा दी तो बन गया राग। अब च क त चकत तो कुछ भी नहीं होता है। अब इसमें मैंने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, चकित। ऐसे ही यहाँ पे ये आखिरी शब्द है देखिए, ध मा धम धम। धम धम तो कुछ भी नहीं होता है। तो ध में जब मैंने ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी तो धूम मा धूम। और यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी तो बन गया धूमधाम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, प्रश्न लिखे हैं, जिनके उत्तर आप अपने आप स्वयं कीजिएगा। देखिए, जौ एक अनाज का नाम है, ऐसे ही आप अपने घर की रसोई में से कोई 4 अनाजों के नाम पहचान कर लिखिए। तो आपकी किचन में से कोई भी 2 या 4 अनाज के नाम आप पहचान कर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें देकर शहर भेजा था। ये आपने कहानी अच्छे से सुनी होगी तो आप इसका उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। नंबर 3, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से क्यों चिंतित थे। जो तिब्बत के जो मंत्री लोनपोगार जी थे वो क्यों चिंतित थे, क्या रीजन था, उसका कारण क्या था, वो आप सोचिएगा और फिर लिखिएगा। प्रश्न 4, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। ये भी अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं।